हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्ज़ाम भी। आपके एनएसबी असिस्टेंट मैनेजर की डेट्स आ चुकी हैं। आई होप कि आप सभी की तैयारी अच्छी होगी इसके लिए। इसी में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में हो सकती हैं वो सब आपके लिए आने का ट्राई हम लोग कर रहे हैं। तो इसी में बैंकिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे मैं ला चुका हूँ आपके लिए। इससे पहले वीडियो में आप लोग वो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीदें बढ़ जाती है। उसी के साथ आपके एग्जाम में स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स के स्टैटिक पार्ट को आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और ये बेहद बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोग लास्ट टाइम पे इनको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इनको ज़रूर देखेंगे एक बार। ठीक है, स्टैटिक पार्ट रहेगा इसमें उन्हीं सब चीज़ों का जिससे मैं करंट अफेयर इससे पहले लेके आया था। तो बेसिक से क्वेश्चन हैं, आपको ये सब आते भी होंगे, एक बार आप रिवीजन के तौर पर इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हम कर देते हैं। एनएसबी असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन कोर्स आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 60% का ऑफ आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप NSB 60 कोड वहाँ पे डालते हैं। तो आपको यहाँ पे वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशंस और इंटरव्यू गाइडेंस हमारी तरफ से दी जाती है। अब आप अभी जाइए, इसमें एनरोल कीजिए और बेहतरीन सा कोर्स अपने लिए अवेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सीधे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन। भारत में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास किया गया था? यही एक्ट था जिसके तहत सारी की सारी बैंकिंग फर्म्स को रेगुलेट करने का प्लान किया गया। लेकिन जब ये लाया गया था ये एक्ट, उस टाइम पे इसका नाम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं था, उस टाइम पे बैंकिंग कंपनीज एक्ट हुआ करता था। और ये एक्ट कब लाया गया था? 1949 में इसको लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाम से नहीं आया था, बल्कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट नाम से आया था 1949 में। और 16 मार्च 1949 को इसको फोर्स में लाया गया था। उसके बाद 1 मार्च 1966 का वो टाइम था जब इसका नाम चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रख दिया गया था। ठीक है, लेकिन ओरिजिन कब हुआ था इसका? 1949 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट पास्ड? द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से साल में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट आया, जो कि क्या करता है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के स्टैब्लिशमेंट की बात इसमें करी जाती है। यानी कि इसमें स्टेट्स को ये पावर दी गई कि वो लोग अपने स्टेट में क्या कर सकते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में लाया गया था, तो कब लाया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1951, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। ये यूनियन पार्लियामेंट ने पास किया था इसको, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 28 सितंबर 1951 को। स्टेट को भी आप याद रख लेंगे, 28 सितंबर 1951 को। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया गया था कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में। यही इसमें बात की गई, 1951 में इसको क्या किया गया था, लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये स्टैटिक पार्ट और बेसिक से क्वेश्चन है। इन्हीं टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं पहले वीडियो में ला चुका हूँ, वहाँ से आपको जरूर गो थ्रू होना है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? RTGS का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी यूज किया जाता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रैंडम टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है RTGS? सिंपल नाम से मालूम चला, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि आपको किसी भी पैसे की, मनी की या सिक्योरिटीज़ को अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसका जो सिस्टम है जो कि रियल टाइम में आपको ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? RTGS या फिर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टम है दैट अलाउज फॉर द इंस्टेंटेनियस ट्रांसफ़र ऑफ मनी एंड सिक्योरिटीज़। तुरंत आप जो ट्रांसफ़र करते हैं मनी सिक्योरिटीज़ को, वो जो पूरा सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? RTGS बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड बाय, कि एक इकोनॉमी के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको इन पांचों में से किस तरह से मोबिलाइज नहीं किया जा सकता है। आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, कोई भी देश चलाना है, कोई भी इकोनॉमी चलानी है, तो उसके लिए आपके पास फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आपकी जो इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी है, आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, स्ट्रेंथन नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि स्ट्रेंथन करने के लिए, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। और फाइनेंस के लिए आपको रिसोर्सेज का होना आपके पास बेहद जरूरी है कि आप कहाँ से उस चीज़ को फाइनेंस करेंगे। तो वो होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को
मोबिलाइज करना भी बेहद जरूरी है। अब यही इसमें पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड बाय, तो इनमें से कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि पब्लिक सेविंग्स एक तरीका होता है जिसके तरीके से हम लोग उसको मोबिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को। इंडिविजुअल सेविंग से भी इसको मोबिलाइज किया जाता है, टैक्सेशन के माध्यम से भी इसको मोबिलाइज किया जा सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कभी भी मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लेशन हो जाएगा कि इन्फ्लेशन के माध्यम से हम लोग कभी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज नहीं कर सकते। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना किसी भी इकोनॉमी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसको मजबूत करने के लिए, ताकि वो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी है आपकी इकोनॉमी है, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आगे चल सके। उस चीज़ के लिए ये चीज़ें होना बेहद ज़रूरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक के फाउंडर कौन है, आपको ये बताना है। इंडियन ओवरसीज बैंक के फाउंडर हैं एम चिदम्बरम चेट्टियर। आपको ये पता होगा वैसे भी ऑलरेडी, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर बता ही दिया आपको, या डिटेल में नहीं किया। स्टैटिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके फाउंडर कौन है? ऑप्शन नंबर ए, एम चिदम्बरम। ठीक है, 10 फरवरी 1937 इस दिन को इसको फाउंड किया गया था इनके द्वारा, इंडियन ओवरसीज बैंक को। इसका इनिशिएटिव क्या था कि टू इम्प्रूव कंट्रीज इंडस्ट्रियल सेक्टर, भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के इनिशिएटिव के साथ इसको फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है। इसके साथ साथ इसके अगर सीईओ की बात की जाए वर्तमान में कौन है, तो पार्थ प्रतिम गुप्ता, सेनगुप्ता। ठीक है, सेनगुप्त। तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्त इसके वर्तमान में कौन है? आपके सीईओ हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एम चिदम्बरम। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, द रिजर्व बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1935 विद द कैपिटल ऑफ आरएस। ये बोल रहे हैं यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में आया था, आप जैसा कि आपको पता होगा। उसी के तहत क्या किया गया? रिजर्व बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1935 में। याद रखेंगे 1934 में एक्ट आया था और 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो उसमें इसकी कैपिटल क्या था? जो बेस कैपिटल था, हिंदी में पूंजी बोलते हैं, तो यही पूछ रहे हैं कि उसकी बेस कैपिटल या कैपिटल उसमें पे क्या थी, कितने कैपिटल के साथ उसको स्टैब्लिश किया गया था? 5, 4, 3 और 2 करोड़ के साथ। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ, 5 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ इसको क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। 1935 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में आया था। एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है कि इसमें रिकमेंडेशन किसकी थी? तो हिल्टन यंग कमीशन की इसमें रिकमेंडेशन थी। ठीक है, तो हु रिकमेंडेड इट? द हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंडेड इट। ठीक है, तो रिकमेंडेशन को याद रखेंगे, हिल्टन यंग कमीशन। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी रेमिटेड थ्रू रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हमने किया था आरटीजीएस वाला। तो इसके माध्यम से हम कितना अमाउंट, मिनिमम अमाउंट इसके माध्यम से हम लोग रेमिट कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आरटीजीएस एक लार्ज सम को रेमिट करने के लिए होता है। इस 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक के अमाउंट को आप लोग एक दिन में क्या कर सकते हैं? रेमिट कर सकते हैं। तो मिनिमम की बात कर रहे हैं तो मिनिमम कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको अगेन दिखाई दे रहा है। 2 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट आप लोग रेमिट कर सकते हैं। एक दिन में मैक्सिमम अमाउंट आप कितना रेमिट कर सकते हैं? 10 लाख। तो मैक्सिमम भी आपसे पूछ सकता है, तो 10 लाख यहाँ सामने लिखा हुआ है, एक दिन की बात मैं कर रहा हूँ। और 2 लाख क्या होता है? इसका मिनिमम होता है, जो कि आपको नीचे पे लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, आरटीजीएस डायरेक्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट रिफर्स टू। इन पांचों में से मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एक्चुअली आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है। एक्चुअली जो मर्चेंट्स होते हैं तो वो सभी लोग जो अपना ट्रांजेक्शन्स करते हैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से, तो उसमें जो उनका प्रोसेसिंग चार्ज लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं, जिस रेट से वो लगता है उनका पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं। ठीक है, ओनली टैक्सेस दैट आर डिजिटल पेमेंट एंटेल्स द टोटल डिस्काउंट अ मर्चेंट ऑफर्स ऑन ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, द रेट चार्ज टू अ मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस। ऑप्शन नंबर सी पे ये बात आपको लिखी हुई दिख रही है कि वो रेट जो एक मर्चेंट को चार्ज किया जाता है जब वो पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस करता है ऑन डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स पे। ठीक है, जिस रेट पे भी ये होगा वही कहलाता है आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और बिफोर एक्सेप्टिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स, जो मर्चेंट होता है वो सारे के सारे रेट से क्या किया होता है? एग्री किया हुआ होता है। ठीक है, इन सभी रेट्स पे उसको एग्री करना होता है, तभी जाके वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा या जो भी है उसको उठा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं कि मर्चेंट ट्रांजेक्शन रेट क्या होता है, वो आपको नीचे भी लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द कॉइनेज एक्ट
2011 allows issue of coins up to the denomination of रुपीज़ डैश इन इंडिया। कॉइनेज एक्ट 2011 आया था जिसके माध्यम से हमारे देश में कॉइन को मिंट किया जाता है। ठीक है, किसके माध्यम से? द कॉइनेज एक्ट 2011, 2011 कॉइनेज एक्ट के माध्यम से भारत में इसको वो किया जाता है, मिंट किया जाता है कॉइन्स को। अगर आपसे पूछे कि रुपीज़ को प्रिंट किया जाता है किस एक्ट के माध्यम से, तो वो आरबीआई एक्ट 1934 है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पे यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि रुपीज़ कैसे प्रिंट किए जाएंगे उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। लेकिन कॉइन्स की बात कर रहा है तो कॉइन्स को कॉइनेज एक्ट 2011 के आधार पे क्या किया जाता है, आपको मिंट किया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि किस डिनोमिनेशन तक के कॉइन्स को इशू किया जा सकता है, इसके आधार पर। हालांकि इतने इशू किए नहीं गए लेकिन किया जा सकता है। तो 1000 रुपये तक के, ठीक है, 1000 रुपये तक के या डिनोमिनेशन तक के कॉइन्स को इशू किया जा सकता है कॉइनेज एक्ट 2011 के आधार पे। यही बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि कॉइन्स इन इंडिया आर मिंटेड एज पर द कॉइनेज एक्ट 2011। आरबीआई प्रिंट्स द करेंसी नोट्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था? ये क्वेश्चन ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि आरबीआई के साथ साथ आप एसबीआई भी बता सकते हैं। ठीक है, आरबीआई और एसबीआई दो बैंक्स, इनको कब नेशनलाइज किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? WTO का कौन इनमें से मेंबर नहीं है, मेंबर कंट्री नहीं है? ये आपको बताना है। इजराइल, ईरान, गिनी या नॉर्वे या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, ये आपको बताना है। WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से सारी ही कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन एक कंट्री है ईरान। ईरान इसकी मेंबर कंट्री नहीं है। जितने बार भी ईरान इसमें आना चाहता है उतने बार यूएन इसमें सैंक्शंस लगा देता है। तो ईरान इसको इसमें केवल एक क्या है, अभी तक ऑब्जर्वर नेशन या ऑब्जर्वर मेंबर का दर्जा ही इसको यहाँ पे प्राप्त है। ये इसका एक फुल टाइम मेंबर अभी नहीं है। ये भी इसको कब प्राप्त हुआ था? ईरान को ऑब्जर्वर स्टेटस कब प्राप्त हुआ? WTO का 2005 में प्राप्त हुआ था। और जो बाकी इसमें जो कंट्रीज हैं, इजराइल, गिनी और नॉर्वे, इन सबको कब कब इसमें मेंबरशिप मिली वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग इसको जा करके पढ़ सकते हैं PDF में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। ईरान जितने बार भी इसका मेंबर बनना चाहता है उतने बार यूएन इसमें सैंक्शंस लगा देता है। आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा एक पेयर इनकरेक्ट है? जो यूएन के सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट गोल्स हैं, यूएन ने कुछ SDGs यानी कि सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स को बनाया है, जिसमें कुछ हैं, अभी बताऊँ कितने हैं, और 169 टारगेट्स इसमें सेट किए हैं जिनको 2030 तक सभी जो देश हैं उनको प्राप्त करना है, अटेन करना है। तो यूएन के जो SDG हैं 169 इसमें टारगेट्स हैं। इन 169 टारगेट्स को 2030 तक अचीव करने का इसमें मतलब बात की गई है। तो टोटल SDG कितने? 17 SDG हैं, यानी 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 169 टारगेट्स रखे गए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। तो SDG 1 की अगर मैं बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 की बात करें तो इसमें हम लोग इसमें बात की गई है किसकी? पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात की गई है। ठीक है, पॉवर्टी को हटाना है, गरीबी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बात की गई है SDG 1 में। अगर हम लोग SDG 2 की बात करते हैं तो इसमें हंगर को मिटाना है, जीरो हंगर की बात की गई है SDG 2 में। जीरो हंगर इज टॉक्ड अबाउट इन SDG 2। और SDG 3 की बात करें, SDG 3, तो इसमें हेल्थ सेक्टर की बात की गई है कि इसमें हेल्थ को हमें इम्प्रूव करना है, हेल्थ सेक्टर को एम्पावर करना है, ये बात की गई है। वेल बीइंग हेल्थ सेक्टर के स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है SDG नंबर 3 में। ठीक है, इस तरीके से SDG नंबर 4, 5, 6 चलते चले जाते हैं SDG नंबर 17 तक। तो आपको एक बार करना क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 17 ही है। गूगल में जाकर के SDG 1 से लेकर SDG नंबर 17 तक के सारे आप लोग इन चीज़ों को देख लेंगे किसमें क्या बात की गई है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे और कर लेंगे। तो यहाँ पे SDG 2 में जीरो हंगर की बात की गई है, बिल्कुल सही है। SDG 8 में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे किया गया है, वो भी बिल्कुल ठीक है। SDG 1 में नो पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात की गई है, लेकिन SDG 3 में यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो कि SDG नंबर 4 में बात की गई है। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है SDG नंबर 4 में। SDG नंबर 3 में क्या बात की गई है? हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने की बात की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पेयर इसमें इनकरेक्ट है। SDG 3 talks about health sector, but here it is written SDG 3 talks about quality education, that is for SDG number 4। ठीक है,
तो आप लोगों के सारे ऐसे ही एक बार देख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, ये नीचे वही चीज़ मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, पढ़ लेंगे इसको। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज अ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है, ILO नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं इसका आंसर है। इसका आंसर आएगा UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्वेश्चन आने की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बार पहले आपका किसान बिल चर्चाओं में आए थे, एक बार अब जब इनको रिपेल कर दिया तब जाके फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। तो MSP से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ लेना है। MSP इज़ रिकमेंडेड बाय, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है? वो प्राइस, जैसे कोई किसान अगर अपनी फसल को बेचना चाहता है तो वो प्राइस जिससे नीचे उसको बेचने प्राइस नहीं मिलेगा, बल्कि उस जो सेट किया गया है प्राइस, उससे ऊपर ही उसको दाम उसका मिलेगा, उससे नीचे उसका दाम नहीं मिलेगा। तो ये प्राइस क्या कहलाता है? आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहलाता है। तो ये किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है? तो ये रिकमेंड किया जाता है किसके द्वारा? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, CACP। CACP होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है MSP को, याद रखेंगे इस चीज़ को। लेकिन यहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने बोला कि इसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है, लेकिन अगर आपसे ये बोला है कि कौन अनाउंस करता है, तो अनाउंस कोई और करता है, ठीक है। अनाउंस CACP नहीं करता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है वर्डिंग्स पे। अगर बोला है कि रिकमेंड कौन करता है तो CACP करता है, लेकिन अनाउंस कौन करता है? अगर अनाउंस पूछा जाए आपसे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा CCEA इसको अनाउंस करता है, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। ध्यान देंगे वर्डिंग्स पे, CACP केवल रिकमेंड करता है, लेकिन अनाउंस करता है CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। CACP क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ सिचुएशन ऑफ अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी वेयर एवरी इकोनॉमिक एजेंट एक्सपेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट टू राइज इन फ्यूचर एंड कॉन्सिक्वेंटली बॉन्ड प्राइसेस टू फॉल कॉजिंग। ये आपसे ये बोल रहे हैं कि जो 5 आपके सामने इस सिचुएशन लिखी गई है, इनमें से एक की ये बात कर रहे हैं, कैसी सिचुएशन है? जब इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो जाते हैं और जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट राइज होंगे, बढ़ेंगे, और इससे बॉन्ड प्राइसेस क्या होंगे, फॉल हो जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन की बात इसमें करी जा रही है, तो किस बात को इसमें बोला जाए, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ इसमें सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कॉजिंग, ठीक है। इससे क्या होता है? जब ये उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में राइज होगा प्राइस और बॉन्ड प्राइसेस फॉल होंगे, तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है, पैरामीट्रिक शिफ्ट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, या लिक्विडिटी ट्रैप है, नन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका लिक्विडिटी ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में अगर बोलें तो इसको तरल जाल ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी ट्रैप वो कंडीशन है जब एक एजेंट ये उम्मीद करता है कि फ्यूचर में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट राइज होंगे और बॉन्ड प्राइसेस उसमें फॉल होंगे या गिर जाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप इसको बोला जाता है। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, इकोनॉमिक रेट्स बहुत कम होते हैं और इसमें सेविंग रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इसमें? इंटरेस्ट रेट्स इसमें बहुत कम हो जाते हैं और सेविंग रेट्स की बात करें तो इसमें क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या? लिक्विडिटी ट्रैप, जिसमें एक एजेंट ये उम्मीद करता है कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और बॉन्ड प्राइसेस फॉल होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी इज द टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। तो बढ़ती का नाम जिंदगी इनमें से किस बैंक की टैगलाइन है, आपको ये बताना है। सिंडिकेट, एक्सिस, कॉर्पोरेशन या इंडियन बैंक या नॉन ऑफ दीज, इनमें से किसकी है? देखिए, बढ़ती का नाम जिंदगी की अगर हम बात करें तो ये एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, ठीक है। किसकी है? एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, याद रखेंगे। टैगलाइन कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं। अगर इसमें सिंडिकेट बैंक की बात करें तो सिंडिकेट बैंक की टैगलाइन क्या है? फेथफुल एंड फ्रेंडली, ठीक है। सिंडिकेट बैंक की अगर हम लोग टैगलाइन की बात करते हैं तो ये है फेथफुल एंड फ्रेंडली। और सिंडिकेट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिल जाएगा? इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? वहाँ कर्नाटका में है, ठीक है। कर्नाटका मणिपाल में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक्सिस बैंक की टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है। कॉर्पोरेशन बैंक की बात करें तो कॉर्पोरेशन बैंक की जो टैगलाइन है वो है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ये टैगलाइन है किसकी? आपकी कॉर्पोरेशन बैंक की है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पे? अगेन मैंगलुरु में है, ठीक है, मैंगलोर,
ठीक है। मैंगलोर में क्या है आपका इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक जो कि इलाहाबाद बैंक इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इसकी टैगलाइन क्या है, योर ओन बैंक, बैंक दैट्स ट्वाइस एज गुड, ठीक है। ये आपसे पूछेगा नहीं कभी भी, इंडियन बैंक का नहीं पूछेगा, लेकिन बता देता हूँ, योर ओन बैंक, बैंक दैट्स ट्वाइस एज गुड, ये इसकी इंडियन बैंक की टैगलाइन थी या है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इंडियन बैंक या इलाहाबाद बैंक का, तो ये बैंक से कुछ टैगलाइन होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बढ़ती का नाम जिंदगी, तो टैगलाइन फॉर एक्सिस बैंक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इकोनॉमिक सर्वे वॉज ऑल्सो कॉल्ड पिंक इकोनॉमिक सर्वे, विच इकोनॉमिक सर्वे वॉज ऑल्सो कॉल्ड पिंक इकोनॉमिक सर्वे। पिंक इकोनॉमिक सर्वे इसमें से किस इकोनॉमिक सर्वे को बोला गया था। इकोनॉमिक सर्वे से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को वो भी एक बार देख लेना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, पिंक इकोनॉमिक सर्वे किसको बोला गया, 2017-18 का जो था उसको बोला गया था पिंक इकोनॉमिक सर्वे। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए, 2017-18। इसको क्या बोला गया, पिंक इकोनॉमिक सर्वे। एक पिंक कलर से ही इसको प्रिंट भी किया गया था, जो कि भारत में जेंडर इश्यूज़ की इंपॉर्टेंस को बताता है। इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी में जेंडर इश्यूज़ की इंपॉर्टेंस को बताता था ये इकोनॉमिक सर्वे, इसलिए इसको बोला गया पिंक इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो अगर हम जो अभी पिछले महीने ही आपका वो हुआ इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो इसकी क्या थी, इसका जो थीम था वो क्या था, एजाइल अप्रोच था। ये हालांकि आपसे पूछेगा नहीं इस बार वाला पेपर, आपका फैब में तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एजाइल अप्रोच आपका इस साल वाले जो मतलब ये चल रहा है साल, इस साल वाले इकोनॉमिक सर्वे की थीम है, एजाइल अप्रोच। आगे बढ़ते हैं, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड वॉज अ कैंपेन इनिशिएटेड इन डैश इन 1958 एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक कैंपेन था, किस कंट्री के द्वारा 1958 में चलाया गया था, जिससे कि उस कंट्री में क्या किया गया, इंडस्ट्रियलाइजिंग बनाया गया, उसको इंडस्ट्रियलाइजिंग की तरफ उस कंट्री को बढ़ाया गया। ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिया नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत में 1958 में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लाया गया था। तो क्या होगा इसका आंसर, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, चाइना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चाइना में 5 ईयर प्लान जो उस समय का आया था, तो उस समय पर रखा गया था कि अब वो लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देंगे 1958 में, तो वहाँ पे उसको बोला गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। लेकिन चाइना में उस टाइम पे कौन थे, माओ जेडोंग हुआ करते थे। माओ जेडोंग इस चीज़ को लेके आए थे और 1958 में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर उन्होंने जोर दिया। उनकी जो इकोनॉमी थी उस टाइम तक एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद उन लोगों ने इसको इंडस्ट्रियलाइज की तरफ बढ़ाना शुरू किया था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन लोगों ने दमन किया था, बहुत ज़्यादा मतलब किसानों को बहुत परेशान किया था, जब जानबूझ के ज़बरदस्ती उनसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उनको बढ़ाने का प्रयास किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी थी, सुसाइड कर लिया था। बहुत ज़्यादा चर्चा उस टाइम पे रहा था पूरे विश्व में, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शोषण वहाँ पे उस टाइम पे किया गया था चाइना में। तो उसके बाद लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी मजबूत हो गया था, ये बात भी है, जैसा कि हम आजकल हमें देखने के लिए मिलता है। तो एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो शिफ्ट हुआ था 1958 में हुआ था, एक कैंपेन चला था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। वो कौन थे उस टाइम पे, वहाँ पे माओ जेडोंग हुआ करते थे। माओ जेडोंग, उनकी वजह से आज हमारे देश में कौन आए थे, उसके बाद माओविस्ट आ गए थे। ये बात खैर अलग टॉपिक की है। तो माओ जेडोंग थे नहीं। तो ये कहाँ का कैंपेन है, ये कैंपेन है ऑप्शन नंबर सी, चाइना का ये कैंपेन है। जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, वहाँ पे टॉर्चर, स्टारवेशन हो गया था, फोर्स लेबर, सुसाइड हुआ था वहाँ पे डिप्रेशन की वजह से, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एक साथ देखने को मिली थी। और उसके बाद ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ अपना कदम उन्होंने बढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें थी। अगला क्वेश्चन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस इज एन इन्फ्लुएंशियल वर्क बाय इकोनॉमिस्ट। एक बुक है एक्चुअली, ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। आपको अक्सर केवल वेल्थ ऑफ द नेशंस देखने के लिए मिलता होगा, तो ये पूरा है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। ये इन्फ्लुएंशियल वर्क किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा है, बहुत फेमस इकोनॉमी के जनक, इकोनॉमी के फादर बोला जाता है, एडम स्मिथ, इनके द्वारा ये वर्क है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी बुक है, एडम स्मिथ की ही बुक है। 1776 में इसको लिखा गया था, ठीक है। इतनी सी बात इसमें बतानी थी, बढ़ते हैं आगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ये वही सारे टॉपिक्स है जो मैंने पिछले वीडियो में टॉपिक्स लाया था, फाइनेंशियल, बैंकिंग, स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड। पिछले वीडियो के जो थे वो करंट अफेयर्स या फिर जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे थे। यहाँ पे से जो आज टॉपिक से स्टैटिक पार्ट था और बेसिक स्टैटिक पार्ट है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ये स्किप नहीं करने चाहिए और ये आपको पता जरूर होना चाहिए। सारे के सारे बेसिक्स क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम भी आपको अच्छी खासी सपोर्ट इसमें कर रहा होगा, ऐसी भी हम उम्मीद करते हैं।
इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा एग्जाम से पहले, जिसमें हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज़ की, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, और कुछ ऐसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो आपके सामने बन सकते हैं, जहां से आप अच्छे खासे मार्क्स अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। वो लास्ट टॉपिक रहेगा जो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। जय हिंद, जय भारत।